नमस्कार। सवाल आज का देखने अब सब मैं हूं आपके साथ साहिल किरण। देश की राजनीति में आज एक बार फिर विपक्षी एकजुटता की बड़ी तस्वीर सामने आई जब दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में इंडिया ब्लॉक की अहम बैठक आयोजित हुई। करीब 2 साल बाद हुई इस बैठक में कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, एनसीपी, आरजेडी, जेएमएम और नेशनल कॉन्फ्रेंस समेत 25 दलों के नेता शामिल हुए। बैठक में जहां विपक्ष ने नीट और सीबीएसई परीक्षा विवाद को लेकर केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला, वहीं चुनावी निष्पक्षता, बेरोजगारी, महंगाई और अर्थव्यवस्था जैसे मुद्दों को लेकर भी सरकार को घेरने की रणनीति बनाई गई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की, तो वहीं विपक्ष ने चुनाव प्रक्रिया में गड़बड़ी के आरोप लगाते हुए सीजेआई को पत्र लिखने का फैसला भी लिया। दूसरी तरफ बीजेपी ने इस बैठक को अवसरवादी गठबंधन करार देते हुए विपक्ष की एकता पर सवाल उठाए। अब सवाल यही है कि क्या इंडिया ब्लॉक आने वाले चुनाव से पहले खुद को मजबूत कर पाएगा? क्या विपक्ष के मुद्दे जनता के बीच असर डालेंगे और क्या यह बैठक सिर्फ राजनीतिक संदेश थी या फिर किसी बड़े अभियान की शुरुआत? आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। 3 खास मेहमान हमारे जुड़ चुके हैं और उनसे भी इस चर्चा में कुछ एक एक करके सवाल लेने की कोशिश करेंगे, उनसे जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। 3 खास मेहमान हमारे साथ दानिश भट्ट हमारे साथ, बीजेपी से स्पोक्स पर्सन, जगदीप सिंह हमारे साथ, कांग्रेस से स्पोक्स पर्सन, और दिनेश मल्होत्रा जी हमारे साथ, सीनियर जर्नलिस्ट। सर, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया समय देने के लिए। और शुरुआत में दिनेश जी से करूंगा। सर, किस तरह देखा आपने इस पूरी बैठक को? हमारे भी जम्मू कश्मीर से मैडम महबूबा मुफ्ती भी वहां पहुंची हुई थी और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला साहब भी वहां पर पहुंचे हुए थे। तो इस बैठक को आपने किस नजरिए से देखा है? क्या अपने आप को मजबूत करने की दिशा में एक कदम उठा रही है? विपक्ष इकट्ठा होने की कोशिश कर रहा है? साहिल जी, पहले सबसे पहले आपका शुक्रिया। मेरे दो को पैनलिस्ट को मेरी तरफ से। जगदीप जी आजकल बड़े मूड में लग रहे हैं। तो जैसे आपने खुद ही कहा कि एक प्रयास है, स्पेशली बंगाल में जो चुनाव हुए, कुछ पॉलिटिकल डेवलपमेंट नेशनल लेवल पे हो रही है। जैसे डीएमके ने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया। डीएमके एक बहुत बड़ा एक इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूंट था इंडिया ब्लॉक का। डीएमके ने छोड़ दिया साथ। तो कांग्रेस फिर प्रयास कर रही है कि जितनी भी अपोजिशन पार्टीज हैं उनको सिंगल प्लेटफॉर्म में लाया जाए। उसी प्रयास के तहत आज इंडिया ब्लॉक की एक मीटिंग हुई। इसमें कुछ, ये सबसे अच्छी बात है कि आज की बैठक में कुछ ऐसे फैसले किए गए जो जनता से सीधे कनेक्टेड है। ये सर, जैसे नीट और इसमें सीबीएसई में जो फ्रॉड हुआ है, जो बंगलिंग हुई है, उसको लेके जो इंडिया ब्लॉक ने फैसला किया, ये बहुत अच्छा फैसला है। जनता से रिलेटेड फैसला है। नहीं तो ये हमेशा इंडिया ब्लॉक में ऐसे ऐसे इश्यूज टेकअप करते रहे, जनता से कनेक्ट नहीं होते हैं और सारे, मतलब बाद में पिकअप नहीं कर पाते हैं। तो बीजेपी इसका फायदा ले जाती है। सबसे अच्छी बात यह है सीबीएसई और नीट का जो इशू टेकअप किया। पर प्रॉब्लम यह है कि क्या ये सभी पॉलिटिकल पार्टीज एक सिंगल प्लेटफॉर्म में रहेंगी? आप जम्मू कश्मीर की एग्जांपल देख लीजिए कि दिल्ली में जाकर पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस तो इकट्ठे हुए थे इंडिया ब्लॉक में, लेकिन कश्मीर में आज भी लड़ाई है। आज आपने देखा होगा कि पीडीपी के जो यूथ विंग के प्रेसिडेंट वाहिद परा, उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ एक कैंपेन शुरू की कि शायद नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार जमीनों पे कब्जा कर रही है कुछ। एक वो खेती कर रहे थे आज। तो जमीन पे दोनों पार्टीज के बीच में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। वैसे ही जितनी भी पार्टीज आज इंडिया ब्लॉक की बैठक में शामिल हुई, अगर ये जमीनी स्तर पर कोऑर्डिनेशन करती हैं तो बीजेपी को अच्छी टक्कर दे सकती हैं। पर अनफॉर्चुनेटली जब पॉलिटिक्स की बात आती है तो ये पॉलिटिकल अपने अपना जो इंटरेस्ट है उसको सेक्रीफाइस नहीं करते हैं। तो इसलिए इंडिया ब्लॉक का जो प्रयास है वो जमीनी सतह पर ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता। ठीक है सर, मैं करता हूँ रुक आपका। मैं भी ओपनिंग कमेंट लेता हूँ, उसके बाद मैं सवाल शुरू करूंगा। शुरू करूंगा जगदीश सिंह जी का। सर, किस तरह देखा आपने इस बैठक को? वहां पर हमारे भी जम्मू कश्मीर के दो नुमाइंदे पहुंचे हुए थे, और जो कि आपस में कभी भी राब्ता रखना पसंद नहीं करते हैं, पर हिस्सा इंडिया ब्लॉक का जरूर है। साहिल जी, आपको नमस्कार और सबको मेरा आभार। देखिए, आपको एक नितांत अलग तरह के दृष्टिकोण से इंडिया गठबंधन की इस बैठक को देखना है। पहली तो बात ये कि भाजपा के पेट में किस कदर मरोड़ उठे इस बैठक से, इसका अंदाजा आप इसी से लगा लीजिए कि दिल्ली में और मरकज में सरकार भाजपा की हो, जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष को निशाना बनाते हुए पूरी दिल्ली में पोस्टर टांगे गए, जिसे बाद में एनएसयूआई के वर्कर्स ने उतारा, वही बता देता है
कि इंडिया गठबंधन की इस बैठक से भाजपा कितनी हलकान और परेशान है। दूसरी बात, जहां तक सवाल तमाम विपक्षी जमातों के प्रदेश स्तरीय राजनीतिक दृष्टिकोण का, उनके जनाधार का, उनकी सियासी जमीन का है, इन दोनों बातों का अलग रखिए। आज मैं दिनेश जी की एक बात से तो कतई सहमत नहीं हूं कि गठबंधन जो है वो एकजुट हो रहा है या कांग्रेस इसको लीड कर रही है, ऐसा नहीं है। आज स्थिति बदल गई है दिनेश जी। आज अगर एकमात्र रीजनल लेवल की पार्टी अगर कोई बची है तो वो समाजवादी पार्टी बची है, वरना गला रेत चुके संविधान का जो हाल इन्होंने किया है। आज हमारे देश के चीफ जस्टिस कानून मंत्री साहब 75 जजों के साथ बैडमिंटन खेल रहे लंदन में। तो ऐसे में ये जो पहली मांग रखी गई कि भाई चीफ जस्टिस साहब के पास ये डिमांड लेकर जाया जाएगा कि किस तरीके से वोट चोरी हो रही है, मैं इत्तेफाक यहाँ भी नहीं रख पाऊंगा, क्योंकि देखिए इसी खंडपीठ ने कितनी एसआईआर को लेकर बातें सुनी है। तो तमाम तरह के फैसले सिवाय एक को, जिसमें हर 2 महीने के बाद इंडिया गठबंधन की बैठक होगी, मुझे नहीं लगता कहीं कोई ऐसी बात है जिस पर इस निर्लजता के अमृत काल में कोई किसी किस्म का कोई निष्कर्ष निकलेगा। रही बात सियासी जमातों के एक मंच पर राष्ट्रीय स्तर पर एकत्रित होने की, ये उनकी मजबूरी है। अगर अब भी तमाम सियासी जमातें कांग्रेस के साथ खड़ी नहीं हुई तो ये तय मानकर चलिए कि आने वाले 7, 8, 9 महीनों के अंदर, जिसमें आप यूपी का चुनाव जोड़ जी लीजिए, एक भी सियासी तंजीम आपको वजूद में नहीं दिखेगी। तो इसलिए अब स्थिति बदल चुकी है। अब ये तमाम छोटी विपक्षी जमातों की मजबूरी है कि वो इंडिया गठबंधन में एकजुटता बनाकर ना केवल एक साथ खड़े हों, बल्कि स्थितियां तो ऐसी भी बन रही हैं कि कहीं पूरा इंडिया गठबंधन एक चुनाव चिन्ह पर चुनाव न लड़े। आपने देखा आज किस तरीके से राज्यसभा के एक सांसद को तोड़ा गया पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की। तो ये बताता है कि पूरी कोशिश मेन स्ट्रीम मीडिया ने की आज की इस बैठक को डाइवर्ट करने की। तमाम तरह के सवाल जो आम आदमी पार्टी और डीएमके से जुड़े थे, किसी ने ये नहीं कहा कि आज विजय थलापति इस बैठक में आए थे अगर डीएमके नहीं था, या 2 पार्टियां जो हैं बड़ी वो ऑनलाइन जुड़ी। तो कहने का कुल तात्पर्य ये है कि 25 सियासी जमातों की आज हुई इस बैठक में एक बात तय है कि ये आखिरी मौका है तमाम विपक्षी जमातों के साथ उनके पास कि वो एकजुटता दिखाते हुए एक मंच पर आए, ताकि भाजपा के इस विपक्ष मुक्त भारत के संविधान विरोधी अभियान को रोका जा सके। जी साहिल जी। ठीक है सर, मैं करता हूँ रुक दोबारा आपसे। सवाल तो बहुत से हैं, मैं रुक करूंगा। दानिश पटजिका भाजपा से स्पोक्स पर्सन हमारे साथ। भाजपा को रोकने की पूरी तरह कोशिश की जा रही है, भाजपा के खिलाफ जो है इंडिया ब्लॉक जो है वो खड़ा हो गया है, और एक चुनाव चिन्ह की बात भी की है जगदीप जी ने। भाजपा इस चीज को किस तरीके से ले रही है? क्या भाजपा को खतरा है कहीं ना कहीं इंडिया ब्लॉक के एक साथ इकट्ठा होने से? देखिए साहिल जी, पहले जो ये आज मीटिंग हुई है इसको हम मीटिंग की तरफ नहीं देखते हैं। ये एक कंडोलेंस मीटिंग है जो इनकी हर हार के बाद की जाती है। जब भी इंडी गठबंधन के किसी भी साथी की हार होती है, पहले तो ये चुनाव तक एक दूसरे पर कीचड़ उछाल रहे होते हैं। हमने देखा कि किस तरीके से वेस्ट बंगाल में हाल ही में राहुल गांधी जी ममता बनर्जी पर निशाना साध रहे थे, और किस तरीके से ममता जी कांग्रेस पर निशाना साध रही थी। आज वो ऐसे बैठे हुए थे जैसे कुंभ में बिछड़े हुए भाई बहन बैठे हो। तो इनकी कोई विचारधारा नहीं है जिसके लिए ये लड़ रहे हैं। जिस तरीके की अभी ये दूसरे पैनलिस्ट कह रहे थे, ये इनके अपने एग्जिस्टेंस की लड़ाई है, ये देश के विषयों की लड़ाई नहीं है, ये इनके अपने एग्जिस्टेंस की लड़ाई है, क्योंकि इनको देश के लोगों ने रिजेक्ट किया है। जी ठीक है, मैं करता हूँ रुक दोबारा आपका। दानिश जी, आपकी बात पूरी होगी? जी जी। ठीक है। दिनेश सर, ये किस तरह देखते हैं आप इस बैठक के अंदर जो मुद्दे रखे गए थे उन सबको, और खास तौर पर डीएमके और आम आदमी पार्टी जो थी, जो पहले कभी हिस्सा हुआ करती थी, आज वो हिस्सा नहीं है, अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकता है इंडिया ब्लॉक, ऐसा सोच के चले? देखिए साहिल जी, कांग्रेस जब यहाँ लोक विधानसभा का चुनाव हुआ तमिलनाडु का, कांग्रेस उस समय डिवाइडेड थी। कांग्रेस का एक बहुत बड़ा फैक्शन ये चाहता था कि जो
विजय की पार्टी के साथ अलायंस किया जाए, लेकिन कुछ सीनियर लीडर्स ने अपोज किया, तो कांग्रेस ने डीएमके के साथ चलना जारी रखा, जो उनका कई सालों से अलायंस था। तो रिजल्ट उस अलायंस के खिलाफ आया, डीएमके कांग्रेस अलायंस बुरी तरह हार गया, और कांग्रेस ने बाद में डीएमके को छोड़ दिया। तो ये एक कैंपेन चल रही है डीएमके की तरफ से, जब बीजेपी भी कैंपेन कर रही है कि कांग्रेस अपने साथ जो भी अलायंस होता है अपने इंटरेस्ट के लिए उनको छोड़ देती है। अब ये कांग्रेस की अपनी पॉलिटिक्स है, हमें इसमें मैं ना कोई एक्सपर्ट कमेंट दे सकता हूँ ना आप कमेंट दे सकते हैं। ये ठीक है, कांग्रेस ने क्यों छोड़ा, अब इसका आने वाले दिनों में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या इसका बीजेपी को फायदा होगा, क्योंकि डीएमके जिस तरह से कह रही है कि हमें लोकसभा में भी हमारे सीट अरेंजमेंट अलग किया जाए, तो आने वाले दिनों में कुछ नई रीअलाइनमेंट हो सकती है। डीएमके बीजेपी को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सपोर्ट कर सकता है एब्सटेन करके। अभी बड़े क्रूशियल बिल बीजेपी ने आने वाले दिनों में लाने हैं, जैसे पिछले दिनों जो बिल फेल हो गया पार्लियामेंट में, वो दोबारा आ सकता है। अब जिस तरह से एक टीएमसी का बहुत बड़ा एक फैक्शन, 29 उनके एमपी हैं, उनमें शायद 20 से ज्यादा जो है वो एक अलग ग्रुप बना रहे हैं। तो अभी आप बहुत जल्दी है कुछ कहना। अब जो मॉनसून सेशन पार्लियामेंट का होगा, उसमें हम देखेंगे किस तरह से रीअलाइनमेंट होती है, कौन सी पार्टी कौन सा ग्रुप एनडीए के साथ जाता है, कोई एनडीए को डायरेक्टली सपोर्ट करेगा, कोई इनडायरेक्टली सपोर्ट करेगा। तो अभी बहुत कुछ होने वाला है, क्योंकि ये जो आने वाला जो टाइम है मॉनसून सेशन है, बड़ा क्रूशियल सेशन होगा। टीएमके का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होगा। टीएमसी का जो डिसिडेंट फैक्शन है, उसका क्या रोल होता है, उसका बीजेपी के प्रति क्या होता है, वो सपोर्टिव रहेगा या एब्सटेन करेगा क्रूशियल बिल्स पे, ये अभी समय बताएगा। ये ठीक है, कांग्रेस ने एक प्रयास किया है कि दोबारा जो अपोजिशन को यूनाइट किया जाए। ये प्रयास 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले भी हुआ था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो ये प्रयास सफल नहीं हो पाया। जम्मू कश्मीर की आप एग्जांपल ले लीजिए, जम्मू कश्मीर में कांग्रेस, पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस तीनों इंडिया ब्लॉक का अलायंस है, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने तो अलायंस कर लिया आपस में लोकसभा में भी और विधानसभा में, लेकिन पीडीपी को उन्होंने आइसोलेट कर दिया। इसी तरह बाकी स्टेट्स में भी हो रहा है। जैसे आम आदमी पार्टी जो पहले इंडिया ब्लॉक का थी, तो आम आदमी पार्टी ने पंजाब में बीजेपी के कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ा, चंडीगढ़ में उनका अलायंस था। इस तरह जब तक सभी पॉलिटिकल पार्टीज जो इंडिया ब्लॉक का हिस्सा है, ये अपने अपने इंटरेस्ट को सेक्रीफाइस नहीं करेंगे, तब तक ये जो अलायंस है ये मैच्योर नहीं हो पाएगा, इसका कोई फायदा ग्राउंड पे नहीं होगा। ठीक है सर, मैं करता हूँ रुख, दोबारा आपका रुख करूंगा, जगदीप जी का रुख करूंगा मैं। जगदीप जी, आप किस तरह रखेंगे जो जवाब, जिस तरह की बातें रखी गई तानिश भट्ट द्वारा, वो तो आप जवाब रखिएगा, पर एक चीज हम भी समझेंगे कि जो टीएमसी है, अब पता नहीं ममता बनर्जी के पास बचेगा भी कुछ या नहीं, पर एक समय था सर जब इंडिया ब्लॉक की बैठकें होती थी तो टीएमसी हमेशा कन्नी काटती थी। आपको अगर याद हो तो ममता बनर्जी हमेशा दिल्ली का रुख नहीं करती थी, पर आज जब हार होती है तो उसके बाद, जब हार होती है तो उसके बाद वो रुख भी करती हैं और सबसे पहले पहुंचने का काम भी करती हैं। देखिए साहिल जी, जहां तक मेरे भाजपाई मित्र की वक्तव्य की बात है, मुझे लग नहीं रहा कि मुझे इस पर कुछ कहना चाहिए। मतलब नितांत चिंतनीय, नितांत निंदनीय, अत्यंत बड़ी, मैं कहूंगा एक विडंबना की विभीषिका भाजपाइयों ने पूरे देश में पैदा की है। इनको खुद नहीं पता ये क्या कह रहे हैं। मैं याद दिलाऊं नरेंद्र मोदी का वो बयान, जब वो नायडू साहब को ब्लैकमेलर बताते थे, जब नीतीश कुमार को वो बिहार का बेड़ा गर्क करने के लिए जिम्मेदार बताते थे, जब उन्होंने दिवंगत अजीत पवार को सबसे बड़ी भ्रष्टाचार से लिप्त पार्टी का मुखिया बताया था। तो ये बातें बड़ी दकियानूसी है, मत किया करे, अच्छा नहीं लगता। मुद्दे की बात सुनिए। मैं दिनेश जी यहाँ पर बड़े प्रबुद्ध किस्म के हमारे बड़े भाई भी हैं और बड़े बाकमाल जर्नलिस्ट हैं, संपादक हैं। मैं दिनेश जी आपसे पूछना चाह रहा हूँ, बार बार इस बात का जिक्र आप भी कर रहे हैं कि देखिए प्रदेश स्तर पर फलां पार्टी से झगड़ा है। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, आप मानते हैं इस बात को कि हमारा लोकतंत्र और हमारा संविधान जिस बुनियाद पर खड़ा है वो ये कहती है कि जब तक सत्ता पक्ष और विपक्ष दो पहियों की भांति लोकतंत्र की गाड़ी को एक संतुलन बनाते हुए नहीं धकेलेंगे, तब तक लोकतंत्र बचेगा नहीं। क्या किसी ने बात की किस तरीके से पश्चिम बंगाल में नंगा नाच बेशर्मी का भारतीय जनता पार्टी कर रही है? क्या किसी ने एक बार की ये बात की कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी, जिसके
7 राज्यसभा सांसद रातों रात तोड़ दिए जाते हैं उस भाजपा के द्वारा, जिसके कुल 2 विधायक है पंजाब में। क्या किसी ने बात की कि इस देश के अंदर कितनी जनता द्वारा चुनी गई बड़े जनादेश की सरकारों को रातों रात तोड़ दिया गया? क्या किसी ने बात की कि हॉर्स ट्रेडिंग के नाम पर, विधायकों की खरीद फरोख्त के नाम पर सर ये सिर्फ भाजपा ने आरोप है सर, ये हर बार लगाते हैं आप, ये सिर्फ आरोप है। मैं देश में टोकना नहीं चाहता था सर, पर मैं अब मुझे बीच में क्षमा चाहिएगा, मैं टोकना पड़ा। आज ये सिर्फ आरोप होते हैं सर, मैं जवाब लूंगा उनसे। पर मैंने आपसे जो सवाल किया था टीएमसी को लेकर किया था, मैं ममता बनर्जी को लेकर किया था कि इस चीज को आप किस तरह देखते हैं सर। आपको याद हो तो वो बहुत कम रुख करती थी बैठकों का, ऐसी मीटिंग्स का। आज जब हार के बाद अपनी पार्टी का चुनाव चिन्ह भी जाने की बात आ गई है तो उनको डर सता रहा है, तब उनको इंडिया ब्लॉक याद आ गया। ऐसे वो हमेशा अपनी एंट में रहती थी कि इंडिया ब्लॉक के से अलग चलेंगे, चुनाव भी अलग लड़ा। साहिल जी, अब मुझे थोड़ा समय देंगे आप? बिल्कुल सर, मैं समय पूरा है, चिंता नहीं कोई भी। चलिए, पहले तो मैंने ये जवाब दिया भाजपाई मित्र की बात का, और मैं बात दिनेश जी से कर रहा था। आपके सवाल पर तो मैं आया नहीं, और उसमें भी कुछ है नहीं कहने को, क्योंकि आप थोड़ा सा और पीछे चले जाइए। यही ममता बनर्जी थी जो भारतीय जनता पार्टी को पश्चिम बंगाल की जमीन पर लेकर आई। सवाल ये है ही नहीं। सवाल आज विपक्ष के वजूद का है, सवाल लोकतंत्र का है, सवाल आज इस देश में संविधान को बचाने का है, और सवाल आज कांग्रेस को छोड़कर तमाम विपक्षी जमातों के भौतिक वजूद का है। इसलिए गठबंधन के साथ आज ममता बनर्जी का खड़ा होना, या आने वाले दिनों में आप देखेंगे किस तरीके से अरविंद केजरीवाल भी आपको इंडिया गठबंधन की बगल में खड़े नजर आएंगे, ये आप देखेंगे। मेरा सवाल कुछ और है, मैं कहना कुछ और चाह रहा हूं। आज जो 5 फैसले लिए गए उसमें बैठक वाले फैसले को छोड़ दीजिए, और आपको ये समझना होगा कि ये विपक्ष की मजबूरी है, क्योंकि उसे लोकतांत्रिक प्रतिबद्धताओं को मद्देनजर रखते हुए बात करनी थी। अन्यथा क्या है इसमें जो उन्होंने कहा, जो पहले नहीं कह चुकी कांग्रेस? क्या कांग्रेस ने पहले धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं मांगा? क्या पूरा विपक्ष एसआईआर के नाम पर सुप्रीम कोर्ट जा नहीं चुका? क्या इससे पहले वो तमाम ज्वलंत मुद्दे जो देश में आज मुंह बाएं खड़े हैं किसी यक्ष प्रश्न की तरह, उसको विपक्ष पहले नहीं उठा चुका? देखिए, आज स्थिति को समझिए। आपको ये समझना होगा जिस तरीके से विपक्षी जमातों की टूटन आज पूरे देश में एक सिलसिलेवार ढंग से चल रही है। आप जम्मू कश्मीर से शुरू हो जाइए, पीडीपी को देख लीजिए, पंजाब में अकालियों को देख लीजिए, दिल्ली में केजरीवाल को देख लीजिए, महाराष्ट्र में आप शिवसेना को देख लीजिए, उनका तो चुनाव चिन्ह भी छीन लिया। फिर बीजू जनता दल की बात कर लीजिए, आप मायावती जी की बात कर लीजिए, आप एआईएमडीके की बात कर लीजिए, आप थोड़ा और आगे चलते चले जाइए तो सीपीआई सीपीआईएम से होते हुए तमाम विपक्षी जमातें, मैंने पहले कहा केवल अखिलेश यादव बचे हैं। और अगर अब भी ये जमातें नहीं चेती, अगर अब भी पहले की भांति कांग्रेस को ही तमाम सियासी त्याग करने के लिए ये दल बाधित करते रहे, मजबूर करते रहे, तो ये दल दिखेंगे नहीं कहीं। तो ऐसे में आज इंडिया गठबंधन की इस बैठक को एक बैठक मत मानिए। आपको मानना यह होगा कि आज की ये बैठक जो है ये इस देश की जमहूरियत को बचाने का प्रयास है, जिसकी मैं बात कर रहा हूं। और बराए मेहरबानी मैं चाहता हूं आपके दर्शक जो भी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो समझे, कभी नरेंद्र मोदी और उनके तमाम चेले चपाटे कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते थे, अब तो विपक्ष मुक्त भारत की बात होने लगी है। और हम देख रहे हैं किस तरीके से पूरे हिंदुस्तान में जितनी विपक्ष की आवाजें हैं उनको किस तरीके से दबाया गया, किस तरीके से उनका गला घोंटा गया, और किस तरीके से आज उनके सियासी वजूद पर सवाल खड़े हो गए। आपने देखा आज कैसे पश्चिम बंगाल के एक राज्यसभा सांसद ने ऐन मौके पर इस्तीफा दिया, पश्चिम बंगाल के जो भाजपाई प्रभारी है उनके घर जाकर, और पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री वहां बैठा हुआ है दिल्ली में, जिसका काम था वहां अपनी सरकार को चलाने का। तो मुद्दे की बात यह है साहिल जी, मैं फिर से कह रहा हूं कि आज इंडिया गठबंधन की बैठक, उसमें लिए गए तमाम फैसले और हुई चर्चा, कांग्रेस की मजबूरी कतई नहीं है। आज इन तमाम विपक्षी जमातों को सोचना होगा। मैं तो ये भी कह दूं, अच्छा हुआ कि नीतीश कुमार नहीं बने उस वक्त इंडिया गठबंधन के सर्वसेवा, वरना क्या क्या हालत करते वो इंडिया गठबंधन की, और आज क्या हालत है नीतीश कुमार की। और ममता बनर्जी को अगर आज समझ में आया है जब उनकी अपनी पार्टी टूट की कगार पर खड़ी है, तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा सबक है। बाकी
बाकी की ठीक। तमाम पार्टियों के लिए। आज कांग्रेस के झंडे तले, कांग्रेस के बैनर तले और नेता ठीक। प्रतिपक्ष राहुल गांधी की अगुवाई में पूरे विपक्ष को खड़ा होना होगा, अन्यथा भाजपा किसी भी कीमत पर इस देश में विपक्ष को खत्म करने पर आमादा है। जी साहिब। ठीक है। दानिश पर जी, भाजपा जो है किसी भी कीमत पर आमदा है विपक्ष को खत्म करने के लिए। भाजपा भाजपा बहुत बड़ी कसूरवार है सर। और देखिए एक चीज और, जो फैसले आज जी, दिए गए 5 इनकी बैठक के अंदर, इंडिया ब्लॉक की बैठक के अंदर, उनको आप किस तरीके से देखते हैं? उस बैठक के अंदर लिए गए फैसले जो हैं वो कितने अहम हैं और कितने नए हैं? या अपने आप को बचाने की कोशिश की जा रही है हर एक दल द्वारा कि इंडिया ब्लॉक एक साथ इकट्ठा हो जाए और उसके बाद जो है भाजपा से टक्कर जो है पूरे तरीके से ली जाए? देखिए जो आपके सवाल है उनका आधे से ज्यादा जवाब तो मेरे को पैनलिस्ट ने दे दिया है। ये बार बार दोहरा रहे हैं कि अगर आगे भी कुछ महीनों तक ये एक नहीं हो पाए तो देश में कोई अपोजिशन बचेगी नहीं। तो कहीं ना कहीं ये इनकी अपने एग्जिस्टेंस की लड़ाई है, ये लोगों के विषयों की लड़ाई नहीं है। और जहां तक ये कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी को खतरा है, उसको खतरा है, मैं इनको कह दूं कि हमें उन लोगों से सीखने की जरूरत नहीं है जिन्होंने देश में इमरजेंसी लगाई। वो आज डेमोक्रेसी के गीत ना गाए, कॉन्स्टिट्यूशन के गीत ना गाए। और मॉरल लेसन्स हमें देने की कोई जरूरत नहीं है। आज इनके अपने अलायंस पार्टनर्स जो कल तक इनकी मीटिंगों में बैठे हुए थे, वो आज पार्लियामेंट में ये कह रहे हैं कि हमारी सीटें तक इनसे अलग कर दीजिए, हमें इनके साथ बैठना भी गवारा नहीं है। तो ये हमें मॉरल लेसन्स ना दे यहाँ पर। और जहां तक ताल्लुक है जो इन्होंने विषय आज यहाँ पर उठाए हैं मीटिंग में, ये मैं बार बार कह रहा हूं, ये कंडोलेंस मीटिंग थी। ये एक दूसरे को वहां पर एक दूसरे की पीड़ा सुनने के लिए गए थे। देश के विषय जो है उसमें हम देख रहे हैं जो डेवलपमेंट्स अभी जो हुई है, कुछ जो नीट को लेके इश्यूज हुए हैं, उसमें गवर्नमेंट संजीदगी से देख रही है और जो उसमें इकदाम उठाने की जरूरत है वो सरकार उठा रही है और जो आगे उठाने होंगे वो उठाएंगी। जहां तक इन्होंने एसआईआर का सवाल उठाया है, ये वहीं पर क्यों उठता है जहां पर ये चुनाव हार जाते हैं? क्या तमिलनाडु में एसआईआर नहीं हुआ था? क्या जहां पर केरलम में एसआईआर नहीं हुआ था, वहां पर ये सवाल क्यों नहीं उठाते हैं? मैं तभी कहता हूं, मैं बार बार ये बात कहता हूं कि जहां पर ये हार जाते हैं वहां पर ये कभी ईवीएम पे सवाल उठाते हैं, कभी एसआईआर पे सवाल उठाते हैं। बेसिकली देश की जनता इन विषयों पर इनके साथ जुड़ने के लिए तैयार नहीं है। इनको चाहिए कि लोगों के मसले उठाए, अपनी एग्जिस्टेंस के बजाय लोगों के विषयों पर ध्यान दे। शायद कभी कहीं पर ये कोई इलेक्शन जीत जाए अगर ये सच में लोगों के विषय उठाना शुरू कर दे। सर, संविधान खतरे में है, ये बात भी देखी गई है। संविधान को खतरा नहीं है, कांग्रेस को खतरा है। और जो कांग्रेस की पीछे जो करप्ट गवर्नेंस रही है, जो उनकी गलत पॉलिसियां रही है देश में, जो उसको खतरा है। देश ने उसको नकारा है और आगे भी नकारेगी। कॉन्स्टिट्यूशन को कोई खतरा नहीं। ठीक है सर, मैं दिनेश सर आपका रुख करूंगा। मैं वही सवाल जो मैंने जितेंद्र जी से किया था, मुझे पूरे तरीके से तो वो जवाब नहीं मिल पाया। आप इस चीज को किस तरीके से देखते हैं? हमने ममता बनर्जी को देखा जब वो मतलब फुल फुल अपनी फॉर्म में थी, अपने तरीके से वहां पे जब काम किया करता था वेस्ट बंगाल के अंदर, तो वो इंडिया ब्लॉक को कुछ नहीं समझती थी। क्या आप इससे सहमत हैं सर? वो जब मीटिंग्स भी होती देखिए थी तो अभी उसका रुख ही नहीं करती थी। और अब आज जो हालात बने हुए हैं टीएमसी के, वो अब तो चुनाव चिन्ह जाने की तक की नौबत आ चुकी है। सांसद उनके जो है वो भी बागी हो रहे हैं। वो भी कुछ सांसद जो है, सुनने में आया कि कुछ 20 के तकरीबन सांसद है जो कि एनडीए का रुख जो करने वाले हैं। कुछ ये भी सूत्रों की वजह से खबर सामने आ रही है। जी सर। देखिए साल जी, 4 मई 2026 से पहले ममता बनर्जी इंडिया ब्लॉक को कोई इंपॉर्टेंस नहीं देती। क्योंकि जो अपने वो उनके जो सपोर्टर हैं, चाहे इनडायरेक्टली हम कहें कि जैसे अखिलेश यादव हैं, इन्होंने भी बार बार कहा कि ममता बनर्जी को लीड करना चाहिए इंडिया ब्लॉक। उनको लगता था कि मैं लीड करूंगी, कांग्रेस से मेरी बड़ी पार्टी है। ममता बनर्जी ने यह प्रयास भी किया कांग्रेस का अल्टरनेटिव बनने के लिए। उन्होंने असम में भी चुनाव लड़ा, त्रिपुरा में भी चुनाव लड़ा, वहां कोई सफलता नहीं मिली। तो उनको उनको अपने घर में ही इतनी बुरी तरह से उनकी हार हुई कि जब आप ऐसी एक पॉलिटिकल सिस्टम बनाते हैं कि ममता, अगर आप हिस्ट्री में जाएं, जब ममता बनर्जी चीफ मिनिस्टर बनी थी तो लोगों को बहुत विश्वास था उनके ऊपर, क्योंकि उनका जो लाइफस्टाइल है बड़ा एक एक मतलब सिंपल सा लाइफस्टाइल। लोगों को लगता था कि ये बड़ी ऑनेस्ट है। तो लेकिन जो उनके भतीजे, जब उन्होंने इंटरवीन किया, पार्टी में इंटरवीन करना शुरू किया था, तो करप्शन एक स्तर पर हो गई, जो एलिगेशन लगाए जाते हैं। तो ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज जो इमोशंस के ऊपर बनती है, जब लोग साथ चलते हैं,
तो आप उन लोगों को वो डिलीवर नहीं कर पाते हो, तो वो पॉलिटिकल पार्टीज बहुत जल्दी टूट जाती है। ये कोई कांग्रेस नहीं है कि जो पार्टी हारने के बावजूद चलती रहेगी। टीएमसी ताश के पत्तों की तरह पूरी तरह से ढह चुकी है। अपने लीडर ऑफ अपोजिशन भी जो राइवल ग्रुप है उसने क्लेम कर लिया है। अब आप देखें कि वो जो शायद लोकसभा में भी टीएमसी का एक अलग ग्रुप होगा। तो अब टीएमसी को लगता है कि मुझे बचने के लिए कांग्रेस की सपोर्ट चाहिए। तो मुझे तो ये लगता है कि मेरी अपनी एक फोरकास्ट है कि शायद ये हो सकता है कि ममता बनर्जी का टीएमसी कहीं कांग्रेस में अब मर्ज ना कर पाए, मर्ज कर जाए, क्योंकि टीएमसी अगर ममता अगर अकेले चलेगी तो ममता बनर्जी अपनी पार्टी को बचा नहीं पाएगी। उनके लिए यही सबसे अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि वो पुरानी कांग्रेस की रही है, वो कांग्रेस में मर्ज करके अपनी पार्टी को रिवाइव कर सकती हैं और कांग्रेस के लिए एक स्पेस भी बन सकती है वेस्ट बंगाल में। अब आने वाले दिनों में क्या होता है, अब ये जो पॉलिटिकल पार्टी 4 मई से पहले इंडिया ब्लॉक से वो एक तरह को अछूत समझती थी इंडिया ब्लॉक को, आज वही पॉलिटिकल पार्टी आप देखें कैसे सोनिया गांधी जी के साथ ममता बनर्जी बैठी है, तो एक मैसेज देने की कोशिश कर रही कि मैं कांग्रेस के साथ हूं। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में कहीं ये कांग्रेस में टीएमसी को मर्ज ना करते। ठीक है सर, मैं करता हूँ दोबारा आपका, मैं करूंगा दिनेश सिंह, मैं करूंगा जगदीप सिंह जी का। सर, क्या विपक्ष के पास सरकार के खिलाफ कोई प्रॉपर रोड मैप है? इंडिया ब्लॉक की बैठकों का राजनीतिक असर आप जमीनी स्तर पर कितना देख रहे हैं, और क्या विपक्ष जो है वो जनता के मुद्दों के लिए अब आंदोलन भी करेगा? जी सर। Kapil ji, exactly, I'll try to answer whatever the questions you had raised. Let me tell you one thing very clearly, my dear friend from BJP. His resigned shrug and the rueful grin which he had shown so far with the same freaking statements which most of the BJP leader and spokespersons usually give. Emergency. अब मैं उस पे गया ना तो जवाब नहीं मिलेगा, बगले झांकेंगे। मुद्दे की बात समझिए, मैं आप ही की पार्टी के एक वयोवृद्ध नेता का बयान बता दूं, उतना काफी होगा समझने के लिए। ये साहब कितनी कितनी दीदा दिलेरी से यहाँ कह रहे हैं कि देखिए जी विपक्ष खत्म हो रहा है, अब ये विपक्ष की समस्या है। मतलब आप याद कीजिए वाजपेयी साहब के उस बयान को जिसमें उन्होंने एक वोट से अपनी सर, आपकी आवाज नहीं आ रही जगदीप जी। कांग्रेस की हालत देश में ऐसी है, क्या कर सकते हैं? नहीं, ऐसा भी हो सकता है कि लाइट का कट हो गया हो, तो बात भाजपा पे इकट्ठा किया था, उसके दम पर आज आप पूरे विपक्ष को तोड़ने पर तुले और आप उसका गुणगान कर रहे हैं। मैं क्या जवाब दूं आपकी बात का, तो छोड़ देते हैं। अब साहिल जी आपकी बात पर आते हैं। देखिए बात बड़ी स्पष्ट है साहिल जी, यहां पर बिल्कुल झूठ का सवाल है और मर्जर कोई बहुत दूर की कौड़ी नहीं है, इसको समझना होगा। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल यह है कि भाजपा ने उस आदमी को मुख्यमंत्री बनाया जो कैमरे पर रिश्वत लेता पकड़ा गया, उस पर कोई बात नहीं कर रहा। आज जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में हिंसा भड़की है उस पर कोई बात नहीं कर रहा। आज जिस तरीके से पश्चिम बंगाल के अंदर विधायकों और सांसदों की खरीद फरोख्त हो रही है उस पर कोई बात नहीं कर रहा। सवाल विपक्ष से होंगे, सवाल फिर विपक्ष से पूछे क्यों भाई, क्यों नहीं? सर, कोई विपक्षी तो बैठक कर रहा है, मैं सर बैठक पे बात कर रहा हूँ, वहां पे आप आरोपों पे आ जाते हैं सर हमेशा कि आरोप। चोरों से क्यों नहीं पूछते आप? इनसे पूछिए वो ब्राजीलियन मॉडल कौन थी, मौसी लगती थी भाजपाइयों की, वो अनिल मसीह कौन था जो कैमरे के नीचे चोरी करता पकड़ा गया? कहां है वो ईवीएम मशीनें, कहां है सोर्स कोड? बताएं देश को। इटालियन आपके रिश्तेदार लगते हैं जनाब, इटली से आपके लीडर हैं, हमारे नहीं है। इटली से लीडर्स आपके हैं, वो आपके रिश्तेदार मौसा खौला आपके लगते हैं, हमारे नहीं लगते। हमारे सब जो लोग हैं भारतीय हैं, हमने अपनी लीडरशिप देश से बाहर से नहीं लाई है। बीच में कूदिए। दानिश मैं करता रुक आपका ना, आपसे पूरा जवाब लूंगा, मैं पूरा जवाब लूंगा आपसे। मैं 1 मिनट की बात खत्म होने वाली है, मैं फिर आपका रुक कर रहा हूँ। भाजपा ने इस देश में लोकतंत्र की हत्या की है और भी कांग्रेस ने पीछे नहीं हटी कभी भी। आप और गला फाड़ के चलाइए, फिर भी देश की जनता आपको रिजेक्ट अगर करेगी। आपातकाल लगा तो संविधान सम्मत था, अगर आपातकाल लगा तो जेपी नारायण उस वक्त दिल्ली के रामलीला मैदान में देश के सुरक्षा बलों को कह रहे थे कि सरकार के खिलाफ खड़े हो जाओ। बिल्कुल, जो आप इंडियन रेलवे वही आज इंडिया ब्लॉक कर रही है, लोगों ने करवाई। और क्यों लगा था आपातकाल, बताइए जरा,
मंच ऊंचा था इंदिरा गांधी का, जब यशपाल कपूर का इस्तीफा नहीं हुआ था, और बाद में आपने उस वकील को कानून मंत्री बना दिया। अगली सरकार में भाजपा समर्थित जो इंदिरा गांधी के खिलाफ लड़ा था। अरे किसकी बात करते हैं? इस भाजपा की बात कर रहे हैं आप। इनके वैचारिक पुरोधाओं को देखिए तो सही जरा। ये गद्दारों की फौज है, ये मुल्क के गद्दारों की फौज है, जिन्होंने ना तो देश के झंडे को स्वीकारा, मुस्लिम। ठीक है जगदीश, आपकी आवाज ना बार बार कटती जा रही है। सर मैं करता हूँ फिर दोबारा रुका, क्योंकि आपकी आवाज कटती आ रही है। दिनेश सर, ये जो बातें जगदीश जी ने रखी हैं, इनका जवाब मैं आ रहा हूँ आपके दानिश पर, मैं आप ही के पास आऊंगा, पर मैं सिर्फ जो उन्होंने सवाल रखे हैं, क्योंकि पत्रकार से पूछना बहुत अहम हो जाता है कांग्रेस कि पूछिए जरा इनको, जिस तरीके से आपने सवाल शुरू किया, तरीके से आज इनकी आपने आवाज सत्ता बिल्कुल की नहीं जो आ रही है हाँ हाँ मुझे, सर, वो इनकी इनकी तरह आवाज से कट गलती कट को के आ रही है। पूरा करके खड़ा किया हुआ है, इनसे पूछिए जरा, इनको पूछिए क्या हाल किया आपने देश के संविधान का। मैं इसीलिए चाहते हैं मैं ना पूछता हूँ। मनुस्मृति लागू हो, ठीक है, मैं बात इसीलिए करता चाहते हूँ। हैं। दीदी जी ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं पूछ लेता हूँ, पहले मैं दिनेश जी से पूछता हूँ इन बातों को ना, फिर मैं दानिश जी से दोबारा पूछूंगा, बात क्योंकि कर वे लो पत्रकार या हैं तो फिर एक ये कर न्यूट्रल लो। वे से वो बात रखी गई। दिनेश जी, ये सवाल आप ही से है कि ये देखिए जी देखिए साहिल जी, कोई पॉलिटिकल पार्टी दूध की दूली नहीं है। अब जगदीप जी अगर हिस्ट्री की बात करें तो सबसे पहले डिफेक्शन कांग्रेस ने करवाई। आया राम गया राम कहां से शुरू हुआ? हरियाणा में एक मुख्यमंत्री को कहा गया कि आपने सुबह शपथ लेनी है, लेकिन रातों रात सारे एमएलए कांग्रेस ने खरीद लिए। तो मुख्यमंत्री की सुबह जब वो मुख्यमंत्री पहुंचे, शपथ लेने पहुंचे, तो वहां किसी और को शपथ दिलवाई जा रही थी। ये इसलिए कोई ये कहे कि ये पार्टी साफ है, ये पार्टी गंदी है, आया राम गया राम का कल्चर काफी समय पुराना है। बीजेपी पावर में है, जो पार्टी सत्ता में होती है वो इस्तेमाल तो करती है अपनी सत्ता, अपनी पावर। तो ये कांग्रेस भी कोई दूध की दूली नहीं है। 356 जब जितने भी संविधान का मिसयूज कांग्रेस ने जितनी बार किया, उतना ही बीजेपी ने भी वैसे कि कांग्रेस सीधे तरह से गवर्नमेंट डिसमिस कर देती थी, बीजेपी तोड़फोड़ कर लेती है। पॉलिटिकल पार्टीज, कोई पॉलिटिकल पार्टीज दूध की दूली नहीं है। कोई पॉलिटिकल पार्टी कोई राम राज्य के लिए नहीं आती। सारे पावर एंजॉय करने के लिए आते हैं, सारे पॉलिटिशियन पावर एंजॉय करने के लिए आते हैं। कोई देश का, कोई सोचे कि वो पॉलिटिशियन सिर्फ देश का भला करने के लिए आया, ये सारे एक जैसे ही होते हैं। इसलिए ये कहना कि बीजेपी खराब है कांग्रेस अच्छी है, कांग्रेस ने इमरजेंसी के पहले क्या किया? अगर जवाहरलाल नेहरू की बात करें, एक इतने बड़े कलाकार को कई महीने जेल में डाल दिया। ये बातें अगर खोलेंगे, बातें अगर हिस्ट्री में जाएंगे तो सारे रिस्पॉन्सिबल होंगे, सबकी पोल खुलेगी। इसलिए बेटर है कि हिस्ट्री को छोड़कर हमें जी प्रेजेंट पे बात करनी चाहिए। अब आगे क्या होगा? अब आगे जिस तरह के देश में सिचुएशन बनी है, कांग्रेस एक रिस्पॉन्सिबल अपोजिशन है, उसका रोल बनता है कि अगर लोगों के जो मुद्दे हैं उसको पब्लिक में ले जाके उठाए, सरकार को कॉर्नर करे, बीजेपी सरकार को कॉर्नर करे, जो अपने इशू है। अगर पब्लिक आपके इश्यूज को स्वीकार करती है तो लोग आपको वोट देंगे। अब आप ये, जैसे बीजेपी स्पोक्स पर्सन ने बिल्कुल ठीक कहा कि क्या केरल में एसआईआर नहीं था, तमिलनाडु में एसआईआर नहीं था? अभी ये कांग्रेस बार बार ये कहते हैं कि ईवीएम में के कारण हम हारते हैं। अभी हिमाचल में जो जो पंचायत और अर्बन लोकल बॉडीज के इलेक्शन हुए, वो तो उस पे हुए बैलेट पेपर पे, उसमें भी कांग्रेस बुरी तरह से हार गई। इसलिए कांग्रेस के लोगों को चाहिए कि वो एलिगेशन लगाने की जगह ग्राउंड में काम करे। इतने मुद्दे हैं कांग्रेस के पास, महंगाई इस समय इतना बड़ा मुद्दा है, लेकिन कांग्रेस लोगों से महंगाई के मुद्दे पे कनेक्ट ही नहीं कर पा रही है। जी ये साहिल जी 4 मैं बंदे प्रोटेस्ट करते हैं, उसके बाद में उसको फॉलो नहीं करते, तो कैसे जी लोग इनके साथ जुड़ेंगे? महंगाई जैसे मुद्दों को अगर कांग्रेस ले तो लोग कनेक्ट भी करें। ये कहना कि ईवीएम या एसआईआर, ये कब तक आप ये बोलते रहोगे? आप लोगों के मुद्दे उठाओ, लोग आपके साथ चलेंगे। ठीक है सर, मैं करता हूँ, मैं दानिश पर्ची का रुख करूंगा। सर अपनी बात रखिएगा, और जो बातें आज 5 रखी गई ना सर, वह है तो काफी इंपॉर्टेंट है। एसआईआर और चुनाव की निष्पक्षता को लेकर सवाल उठाए गए, नीट पेपर लीक और सीबीएसई मामले में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा गया, महंगाई, बेरोजगारी और अर्थव्यवस्था के मुद्दे को उठाने की हर 2 महीने में सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की गई। अगली बैठक हैदराबाद में 8 अगस्त को होगी, और हर 2 महीने में विपक्ष की ये बैठकें होंगी, और संसद के मानसून सत्र में भी रोज विपक्ष की बैठकें जो है ये होंगी। तो कहीं ना कहीं भाजपा को पूरी तरह से घेरने की कोशिश जो है वो विपक्ष इस वक्त कर रहा है। जी सर। देखिए ये भाजपा को घेरने की बात नहीं है। ये देश के विषयों से बहुत दूर है ये पार्टी। पिछली बार हमने देखा किस तरीके से जो वुमेन रिजर्वेशन बिल को इन्होंने फेल करने की एक कोशिश की, एक प्रयास किया सबने मिलकर, और
कहीं ना कहीं ये नहीं समझ पा रहे हैं कि अपनी हार को ये हम पर डालना चाहते हैं, कभी एसआईआर पे डालना चाहते हैं, कभी ईवीएम्स पे डालना चाहते हैं, मगर ये अपनी खामियों में झांक कर नहीं देखना चाहते हैं। और हम भी यही चाहते हैं कि ये ना झांके अपनी अपनी खामियों में, ताकि हारते रहे। जो ये फ्रस्ट्रेशन विजिबल है मेरे को पैनलिस्ट में भी, तो ये फ्रस्ट्रेशन जारी रहेगी उस तरीके से। जहां तक आपने बात की कि इन्होंने जो 5 विषय आज रखे हैं उस पे एसआईआर पे मैं क्लियरली बोल चुका हूं कि इनको ये एसआईआर वहीं पर क्यों याद आता है जहां पर ये हार जाते हैं। जहां ये जीतते हैं वहां ये उसकी बात क्यों नहीं करते। जहां तक नीट का ताल्लुक है, मैंने आपसे बखूबी कहा है, हमने सुप्रीम कोर्ट में भी ये रिस्पॉन्स सबमिट किया है कि प्रधानमंत्री जी खुद उसमें देख रहे हैं, पार्लियामेंट्री कमेटी देख रही है, और जो भी उसमें जरूरी कदम है वो देश उठाएगी, वो देश की सरकार उठाएगी। उसमें हमें कांग्रेस जी से लेसन्स लेने की जरूरत नहीं है। जो करप्शन, जो एक करप्ट यहाँ पर एक रिजीम चलाकर देश ने इनको बाहर कर दिया है और अभी भी ये अपना रास्ता वापस नहीं ढूंढ पा रहे हैं, इनको कहीं ना कहीं इनकी लीडरशिप में खामियां है। खुद इनके अपने अलायंस पार्टनर्स कई बार कह चुके हैं कि राहुल गांधी जी कंसिस्टेंसी लैक करते हैं। मैं इनको एक मशवरा दूंगा, ये एक चिट्ठी लिखे हमारे प्रेसिडेंट, बीजेपी के प्रेसिडेंट को, हम कुछ लीडर्स इनको भेज देंगे, शायद अब इनके पास वही बचने का एक जरिया है, या मर्ज कर दे, वरना इनके पास कोई अब जरिया बचा नहीं है बचने का देश में। ठीक है। साहिल जी, लेट मी हैव अ मिनट। जी जी सर, जयदीप जी रख साहिल जी, लीजिए। मैं भाजपा की तरफ से किसी बात का कोई वजन मानता नहीं हूँ, ना मुझे लगता। सर आज आपका सिग्नल वीक है सर, आवाज ना आपकी आ नहीं रही है, आपकी थोड़ी सी आवाजें अब दोबारा से बंद होगी आना। इसमें साहिल जी आप कुछ नहीं कर सकते, ये देश में इनकी हालत ही इतनी वीक है। जगदीप जी आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, मुझ तक नहीं पहुंच पा रही है। जियो का अनलिमिटेड 5G पैकेज डलवाइए। तो संपर्क उनसे टूट गया है। मैं दिनेश सर, मैं 1 मिनट वेट करूंगा सिर्फ, क्योंकि उनको उनका जवाब लेना बहुत जरूरी है। शायद दोबारा ज्वाइन ये कर गए हैं। जी जी जी, कुछ दिक्कत थी, मैं बस 1 मिनट में बात स्पष्ट कर दूं। मैंने ये कहा कि जब देश की सुप्रीम कोर्ट ये कहे कि आप अगली बार इलेक्शन में वोट कर लीजिएगा और लाखों लाख वोट पूरे देश में एक मुश्त काट दिए जाएं या बढ़ा दिए जाएं दिनेश जी, तो सवाल होंगे। और यहां पर बराए मेहरबानी आप जैसा व्यक्ति अगर ये कहेगा कि भैया आप फला जगह पर जीत गए, एक चोर जब चोरी करता है ना, तो वो 10 चोरी 10 घरों में करने के बाद 11वें को छोड़ देता है। ये बात बड़ी मुझे लगता है बेमतलब की है, बेमानी है। ये कह देना कि आप जो है फला जगह जीत गए इसलिए आप एसआईआर पे बात नहीं करेंगे। मैं सीधा कह रहा हूं दिनेश जी, सीधा सवाल, जब राहुल गांधी 60 फीट का वो कागजों का पुलंदा लेकर आए थे, जब देश की तमाम अदालतों में पब्लिक लिटिगेशंस दाखिल हुई, जब ज्ञानेश गुप्ता सर आपकी आवाज आना फिर बंद हो गई है। ठीक है सर, समय कम है मेरे पास, आवाज आपकी नहीं पहुंच पा रही है मुझ तक, कुछ सिग्नल की वजह से प्रॉब्लम है। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे जुड़ने के लिए। दिनेश मल्होत्रा सर का धन्यवाद, शुक्रिया समय देने के लिए। जगदीप सिंह जी आपका भी धन्यवाद, शुक्रिया समय देने के लिए। और दानिश पर्ची आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। और काफी अहम बातें आप तीनों ने रखी हैं, और आप दोनों ने अपनी पार्टी का भी रुख रखा है साफ तरीके से। देखते हैं आने वाले समय के अंदर क्या कुछ देखने को मिलता है, बदलाव होता भी है कुछ या नहीं। तो कुल मिलाकर इंडिया ब्लॉक की इस बैठक के साफ संकेत दे दिए हैं कि आने वाले दिनों में विपक्ष सरकार को नीट विवाद, चुनावी पारदर्शिता, बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दों पर लगातार घेरने की तैयारी में है। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी विपक्ष की एकता पर सवाल उठा रही है और इसे अवसरवादी गठबंधन बता रही है। अब देखना होगा कि क्या विपक्ष अपने मतभेद भुलाकर मजबूत रणनीति बना पाएगा, या फिर ये एकता सिर्फ बैठकों और बयानों तक सीमित रह जाएगी। फिलहाल नजरें अब हैदराबाद में होने वाली अगली इंडिया ब्लॉक बैठक और संसद के मानसून सत्र पर टिकी हुई है। सवाल आज का में इतना ही। दैट न्यूज पे खबरों का सिलसिला यूं चलता रहेगा। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।